Hello friends, this is Mohit Advocate and welcome back in our part 3 of the rapid revision of the Code of Criminal Procedure for Rajasthan Judicial Services. And without wasting a second, we will directly start from section 47 of this part from this section onwards. Let's see how many provisions we can cover in this part. So kindly watch the video if you want to score good marks for this for the Rajasthan pre in the CRPC's questions. So I'm starting from section 47. Section 47, search of place entered by person sought to be arrested. सर्च ऑफ प्लेस, एक जगह की सर्च करना, खोज करना. एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड, जो जिस प्लेस में किस व्यक्ति ने एंट्री ले ली है, उस व्यक्ति ने जिसकी गिरफ्तारी होनी है. 47 का एक, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई व्यक्ति कैसे एक्ट कर रहा है कि उसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और वारंट है उसके पास. और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या फिर किसी पुलिसकर्मी के पास क्या है, अथॉरिटी टू अरेस्ट है, उसके पास कोई वारंट नहीं है पर अथॉरिटी है, लॉ ने उसको पहले से दे रखी पर से. has reason to believe that the person to be arrested has entered into, यकीन करने के विश्वास है उस व्यक्ति के पास भी और उस पुलिसकर्मी के पास भी कि एक व्यक्ति ने एंट्री इनटू कहीं पर घुस गया है, कहाँ घुस गया है, और इज विद इन एनी प्लेस, या किसी जगह पर है. एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, जो भी व्यक्ति रिजाइड कर रहा है उस प्लेस में, उस जगह में जिसमें वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वाला घुसा है. और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तारी करनी है वो उस जगह में घुसा है, उसका इंचार्ज है कोई व्यक्ति. शैल, तो मैंडेटरी वो व्यक्ति क्या करेगा, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज ऑफर सेड, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला उसकी डिमांड पर क्या करेगा, वो इंचार्ज उस जगह का. और पुलिस ऑफिसर और सच पुलिस ऑफिसर उसको डिमांड करता है उस व्यक्ति को, इंचार्ज उस जगह का है. अलाउ हिम फ्री इनग्रेंस, उसको फ्री एंट्री अलाउ कर देगा, बिल्कुल फ्री एंट्री, कोई उससे चार्जेस नहीं लेगा और बिल्कुल बिना रोके टोके उसको एंट्री अलाउ कर देगा अपनी जगह में, देयर टू एज इट इज, जैसी उसकी जगह है वहीं पर ही. एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर, और सारी मुमकिन रीजनेबल सुविधाएं देगा ताकि सर्च हो सके जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है. ये 47 का एक कहता है. 47 का 2, इफ इंग्रेंस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, अगर एंट्री नहीं मिलती है ऐसी जगह में जिसमें वो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति एंट्री ले ली है तो सबसेक्शन 1 में बताई गई थी. इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस, तो यह बिल्कुल कानूनगत ओके होगा हर केस में, हर मुकदमे में. पूरा पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट, जो कि व्यक्ति किसी वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है या वो पुलिसकर्मी किसी वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट ऑर्डरिंग अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप. बट अगर एंट्री नहीं ली जा सकती और आपको लगता है उस व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है वो यहाँ से भाग जाएगा, उसका एस्केप हो जाएगा, तो वो क्या करेगा अब, फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस, और या वह व्यक्ति है वो पुलिस ऑफिसर एंटर कर जाएगा उस जगह में जिसमें वह गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति छुपा हुआ है, टू बी अरेस्टेड एंड सर्च देयर इन, और उस जगह को सर्च करेगा, खोजेगा, खंजालेगा. एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट एन एंट्रेंस इनटू सच प्लेस, और अब उस प्लेस में एंट्री लेने के लिए वो पुलिस ऑफिसर वो व्यक्ति क्या करेगा, टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, बाहर के दरवाजे को तोड़ देगा लात मार के, और इनर डोर अंदर के दरवाजे को भी तोड़ देगा जिसमें वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होनी है किसी कमरे में बंद है. विंडो ऑफ एनी हाउस, खिड़कियों को भी तोड़ देगा वह व्यक्ति या पुलिसकर्मी, ऑफ एनी हाउस, किसी भी घर की और प्लेस किसी भी जगह की, वेदर डेट ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड, या तो उसी व्यक्ति की जगह है वो जिसको गिरफ्तार करना है, और ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और व्यक्ति की जगह है उसको उसके बाहर वाले या अंदर वाले दरवाजे को लात मार के तोड़ देगा. इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पस, और क्यों तोड़ेगा कि बस लात मारकर उस दरवाजे को और खिड़कियों को क्यों तोड़ेगा, जब उसने बता दिया कि मेरे पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, उसके बाद भी उसको एंट्री नहीं दी जाती है तो यह लॉफुल है उस व्यक्ति के लिए जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है और पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने आया है कि लात मारकर तोड़ दे, और वह बिल्कुल भी ओके रहेगा उस पर्पस के लिए कि उसके पास अथॉरिटी है. एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, उसने डिमांड करी थी, मांग करी की थी, मेरे को अंदर आने दो अपनी जगह में, जो व्यक्ति अंदर नहीं आने दे रहा है. ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, और क्या डिमांड करी थी उसने, पहले डिमांड करी थी और परंतु वह उस व्यक्ति ने जिसकी वह प्लेस है उसने मना कर दिया कि एडमिटेंस नहीं हो सकती, नहीं घुसाऊंगा तुम्हें अंदर. तो ये 47 का 2 कहता है लात लूत मार के तोड़ दो उस दरवाजे को, अंदर वाले को, बाहर वाले को, और खिड़कियों को उस घर की जिसमें वह गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति छुपा हुआ है. 47 के 2 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन एन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल, बताया गया है ऐसा कोई अपार्टमेंट, ऐसा कोई घर है जो कि किसकी ऑक्यूपेंसी में, जिसमें कौन रह रही है, एक फीमेल रह रही है, एक महिला रह रही है. नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, पर वह महिला कौन नहीं है, वह गिरफ्तारित होने वाली महिला नहीं है, जिसकी गिरफ्तारी होनी है वह महिला नहीं है, उसके ऊपर ये प्रोवाइजो नहीं लगेगा, दूसरी महिला के ऊपर लगेगा. हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम डज नॉट अपीयर टू इन पब्लिक, जो रीति रिवाज के अनुसार, भारत के रीति रिवाज के अनुसार
पब्लिक में, जनता जनार्दन में अपना मुखड़ा नहीं दिखाती, अपना चेहरा नहीं दिखाती। तो ये कौन सी लेडी होती है? पर्दा नशीन लेडी होती है। जो मुस्लिम्स में पर्दा नशीन लेडी होती हैं, हिंदू में होती हैं जो पर्दा ढके रखती हैं, पब्लिक में किसी अपने बड़े बूढ़ों के सामने या फिर अपने छोटे बड़ों के सामने अपना मुंह शो नहीं करती, तो उसको बोलते हैं पर्दा नशीन लेडी। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, सो वह व्यक्ति जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, या वह पुलिसकर्मी जो अरेस्ट करेगा उस व्यक्ति की जिसकी की गिरफ्तारी होनी है और वो उस घर में घुस गया है जिसमें कि पर्दा नशीन लेडी रहती है, तो वो क्या करेगा? बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, वह व्यक्ति या पुलिसकर्मी उस घर में घुसने से पहले गिव नोटिस टू सच फीमेल, उस महिला को जो पर्दा नशीन लेडी है उसको नोटिस देगा, उसको जानकारी देगा क्या? दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि तुम अपने पूरी लिबर्टी पे हो, तुम्हें पूरी आज़ादी दी जाती है कि तुम अपने आप को निकाल सकती हो इस अपार्टमेंट से। एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, और फिर वो जैसे महिला निकल जाएगी और फिर उस दरवाजे उस अपार्टमेंट के दरवाजे को लात मार के तोड़ देगा और उस दरवाजे में उस घर में घुस जाएगा वह पुलिसकर्मी और वह आम आदमी जो कि अरेस्ट करने वाला है उस व्यक्ति की। ये प्रोवाइजो बोलता है। अब 47 का 3, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी व्यक्ति जिसको अथॉरिटी दी हुई है गिरफ्तार करने की, मे ब्रेक ओपन एन आउटर और इनर डोर और विंडो, वो बाहर का दरवाजा, अंदर का दरवाजा और कोई खिड़कियां तोड़ देगा, इनर की, अंदर की, ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस की और प्लेस, किसी भी जगह की, इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ। इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ मतलब वो घर में पहले चला गया, अब उसको बाहर निकालने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए भी खिड़कियां तोड़ देगा। संभव हो सकता है अपराधी जैसे वो पुलिस वाला वो या वो व्यक्ति घर में वैसे ही वो पुलिस वाला या वो व्यक्ति घर में घुसा और वो अपराधी उसको देख के वो किसी दूसरी खिड़की से निकल गया और उस पुलिस वाले को बाहर वाला दरवाजा लॉक कर गया, तो पुलिस वाला अपने आप को बाहर कैसे निकालेगा? लिबरेट अपने आप को कैसे करेगा? वो व्यक्ति कैसे करेगा? संभव है, अब अंदर का दरवाजा ही तोड़ेगा, अंदर की खिड़कियां तोड़ेगा, तो कह रहा है तोड़ सकता है, उसके लिए लॉफुल है। और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड देयर इन, उसको डिटेन कर देता है, वो अपराधी निकल के भाग जाता है और पुलिस वाले को अंदर गोट देता है, अंदर बंद कर देता है और यह उस व्यक्ति को कर देता है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा था एक वारंट को। तो अब वह पुलिसकर्मी वह आदमी जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा था अंदर भी लात लूत मार के किसी दरवाजे को तोड़ देगा, खिड़की को तोड़ देगा और अपने आप को बाहर लिबरेट कर लेगा। यही सेक्शन 47 कहता है। 47 में हमने 1, 2, 3 सब सेक्शन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में ये आ सकते हैं। अब सेक्शन 48, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन, पीछा करेंगे अपराधियों का। अगर वो अपराधी अपराध करा इस जुरिडिक्शन 1 में और अपराधी जाके छुप गया जुरिडिक्शन 10 में, अपराधी ने अपराध किया पंजाब में, अपराधी अब छुप गया जाके तमिलनाडु में, तो उनका क्या पीछा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 48 के अंतर्गत। अ पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन, एक पुलिसकर्मी क्या कर सकता है? उसकी डिस्क्रिप्शन है फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए एक व्यक्ति की, और वो भी बिना किसी वारंट के। द पर्सन हुम ही इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, और उस व्यक्ति को ही वो कहीं भी बिना वारंट दिखाए अरेस्ट कर लेगा जिसके लिए वो ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए। परस्यू सच पर्सन इन टू एनी प्लेस इन इंडिया, उसको पीछा करेगा किसी भी जगह जो भी इंडिया में है, जो कि पूरे भारतवर्ष में है। एक अपराधी ने अपराध करा पंजाब में, वो अपराध करके फरारी काट रहा है कहाँ पे? तमिलनाडु में, तो उसको जो पंजाब जुरिडिक्शन का पुलिस वाला है जिसके थाने में अंतर्गत हुआ था वह क्राइम, वह ऑफेंस, या फिर उस इलाका मजिस्ट्रेट के अंदर जितने भी थाने लगते हैं उनका कोई भी एसएचओ या कोई भी पुलिसकर्मी जाके उसको तमिलनाडु में भी पकड़ सकता है। ये 48 का कह रहा है सेक्शन। अब सेक्शन 49, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, बिल्कुल भी अननेसेसरी जरूरत से ज़्यादा रिस्ट्रेंट, उसको बंधक, उसको पकड़ा नहीं जाएगा, किसको? अपराधी को। तो ये सीधा 49 में हमें दिखता है कि जैसे जेल में, जैसे कस्टडी कोर्ट परिसर में जैसे कस्टडी में अपराधी को लाया जाता है, तो पहले तो बेड़ियों में बांध कर लाया जाता था, तो अब ये नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, इस कानून के तहत आप बिल्कुल भी अपराधी को कोर्ट में बेड़ियों में या बिल्कुल भी जकड़ के नहीं ला सकते। तो इसीलिए अपराधी को पुलिस वाले, आप देखते होंगे कोर्ट में कैसे लाते हैं? हाथों में हाथ डालकर, पुलिस वालों के हाथों में हाथ, अपराधी का हाथों में हाथ डालकर लाते हैं। तो वो इसी सेक्शन के अंतर्गत लाते हैं कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, इतना जितना जरूरी नहीं है, ज़रूरत के अनुसार ही आप उस पर दबाव डालेंगे, उससे ज़्यादा आप दबाव नहीं डालेंगे किसी भी चीज़ का। तो ये 49 कह रहा है द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट, जिस पर्सन की गिरफ्तारी हुई है उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना है। किसका सब्जेक्ट नहीं बनाना है? कि उस पर मोर रिस्ट्रेंट हो, उस पर ज़्यादा दबाव डाला जाए। देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज, बस इतना डाला जाए कि वो भाग ना जाए, उसकी वजह से बस इतना डाला जाए कि वो भाग ना जाए, बस इतना उसके ऊपर पकड़ बनाई जाए कि वो भाग ना जाए कस्टडी से छुड़वा के अपने आप को। बस ये 49 बोलता है। अब सेक्शन 50, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई है उसको जानकारी देनी है किसकी? की तुम्हारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी के क्या आधार हैं, किस ग्राउंड्स पे तुम्हें अरेस्ट किया गया है, तुम्हारे ऊपर कौन सी धारा लगाई गई है और क्या तुम्हारे पास अधिकार है बेल लेने का। ये 50 बताएगा। 50 का एक
एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई और अन्य व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, किसी अपराधी को विदाउट वारंट, और बिना वारंट के अरेस्ट करते हैं, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करते हैं, विदाउट वारंट कर लेते, कोई भी मैजिस्ट्रेट का वारंट नहीं दिखाते और गिरफ्तार कर लेते उसको, अपराधी को। शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम, तुरंत, फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली कम्युनिकेट करेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, किससे, अपराधी से, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस की पूरे पर्टिकुलर्स, पूरी जानकारी देके अपराध की, फॉर विच ही इज अरेस्टेड, किसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया है, और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, या और कोई अन्य कारण है और कोई अन्य आधार है उसकी गिरफ्तारी के, तो वो भी उसको बताया जाएगा। ये उसकी राइट है, किसकी, अक्यूज्ड की, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये 50 का 1 हुआ, 50 का 2। वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, जहाँ एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है बिना किसी वारंट के, अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और वो कौन है, वो व्यक्ति किसको अरेस्ट करता है, जो कि अक्यूज है, जो कि अपराधी है एक बेलेबल ऑफेंस का, नॉन बेलेबल ऑफेंस का नहीं, एक बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है। ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब वह बेलेबल ऑफेंस में जिस अपराधी को उसने अरेस्ट किया है, अब वह उसको क्या कम्युनिकेट करेगा, क्या बताएगा कि ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, तुम हकदारित हो किस चीज़ के, कि तुम्हें बेल पर छोड़ दिया जाएगा, एंड दैट ही मे अरेंज द फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, और इस बिहाफ पे तुम अपनी श्योरिटीज अपने गारंटर को बुला लो जो तुम्हारी श्योरिटी दे सकते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बस बेलेबल ऑफेंसेस में बताएगा कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुमको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में यह अपराध बेलेबल है, इसलिए तुम्हें छोड़ा जाएगा। तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी अपराधी को बताया जाएगा कि तुम अपनी बेल लगा लो? बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, लगाओ उसे मत लगाओ। अब उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके 167 में या तो उसकी पुलिस कस्टडी ले ली जाएगी या जुडिशियल कस्टडी ले ली जाएगी। तो मतलब मोटी मोटी बात है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस किसी अपराधी ने किया तो उसको बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि क्या तुम्हारे पास राइट है बेल की, बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, ओनली बेलेबल ऑफेंसेस में बताया जाएगा, ठीक है। पर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो नॉन बेलेबल में बताए जाएंगे और बेलेबल में बताए जाएंगे। ये हमारा सेक्शन 50 हो गया। अब सेक्शन 50 कैपिटल ए, जो कि 2005 की अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था, और 2005 की अमेंडमेंट कब फोर्स से आई थी, 23 जून 2006 से फोर्स में आई थी 2005 की अमेंडमेंट। अब ये 50 कैपिटल ए 2005 की अमेंडमेंट से ऐड होता है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, क्या दायित्व है, क्या ओब्लिगेशन है, क्या लीगल ड्यूटी है एक व्यक्ति की जो कि गिरफ्तारी कर रहा है, टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट की, किस बारे में जानकारी दे, गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे, किसको दे, टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, जो कि अपराधी जिसको गिरफ्तार किया गया है वो किसी का नाम लेता है, अपने रिश्तेदार का, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपने भाई का, अपनी बहन का, कि उसको वो पुलिसकर्मी जिसने गिरफ्तारी किया है वो उसको खबर देगा नॉमिनेटेड पर्सन को। ये 50 कैपिटल लेके आता है। 50 कैपिटल ए का 1, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी अन्य व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है अंडर दिस कोड सीआरपीसी के तहत, शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट, इमीडिएटली जानकारी दे देगा गिरफ्तारी के बारे में, एंड प्लेस वेयर द अक्यूज्ड एंड प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और बताएगा कि किस जगह पर उस अपराधी को, उस गिरफ्तारित व्यक्ति को रखा गया है। किसको बताएगा? उसके किसी दोस्त को बताएगा, किसी रिश्तेदार को बताएगा, और सच अदर पर्सन एज में बी डिस्क्लोज, और या फिर उस अन्य व्यक्ति को बताएगा जो कि अपराधी, जो कि गिरफ्तारित व्यक्ति ने जिसका नाम लिया है, डिस्क्लोज किया, उसको बताएगा। और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, या किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया है अरेस्टेड पर्सन ने, उस गिरफ्तारित व्यक्ति ने, कि मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ, आप इसको बताइए कि मैं कहाँ पे रखा गया हूँ और मेरे को क्यों अरेस्ट किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन, बस क्या बताने के लिए कि बस जानकारी दी जा सके उसको, फ्रेंड को, रिलेटिव को, कि अपराधी को क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये 50 कैपिटल ए का 1 हो गया। 50 कैपिटल ए का 2, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स, पुलिस ऑफिसर क्या इन्फॉर्म करेगा? शैल है, मैंडेटरी है, उसको गिरफ्तारित व्यक्ति को उसके अधिकार बताएगा। क्या अधिकार बताएगा? अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के उसके अधिकार हैं। एज सुन एज ही इज ब्रोट टू द पुलिस स्टेशन, जैसे ही उस अपराधी गिरफ्तारित व्यक्ति को पुलिस थाने में लाया जाता है, तो 50 कैपिटल ए की जो मैंने इससे पहले वाला अभी बताया था कि वो उसके पास राइट है, उसके बारे में पुलिस ऑफिसर उसको इन्फॉर्म करेगा कि इसको गिरफ्तारित व्यक्ति को। अब 50 कैपिटल ए का सबसेक्शन 3, एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station। एक एंट्री हो जाएगी, एक एंट्री किस में हो जाएगी? एक बुक में हो जाएगी, एक रजिस्टर में हो जाएगी, कि इस अपराधी को लेकर किस इसके नॉमिनेटेड पर्सन को जानकारी दी गई है कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है, और उसकी एक एंट्री हो जाएगी जो कि बुक पुलिस थाने में रखी जाएगी रेगुलरली। इन सच फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो बुक के बारे में राज्य सरकार हर पुलिस थाने में मुहैया करवा देगी। ये 50 कैपिटल ए का 3 बोलता है। अब 50 कैपिटल ए का 4, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट, यह बिल्कुल ड्यूटी होनी चाहिए, दायित्व होना चाहिए मैजिस्ट्रेट का, जज साहब का, बिफोर होम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस, जिसके सामने वह अरेस्टेड पर्सन, वह गिरफ्तारित व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑब्वियसली 167 में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है।
24 घंटे से पहले टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन, कि वो मजिस्ट्रेट साहब अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा कि जो इस सेक्शन की मैंने जो सब सेक्शन 2 और 3 की जो रिक्वायरमेंट बताई थी, क्या वो पुलिस ऑफिसर ने अच्छी तरह कंप्लाई कर ली है, तो मजिस्ट्रेट भी इन चीज़ों से संतुष्ट होगा, तभी वो आगे की कार्रवाई करेगा। ये 50 कैपिटल ए का सब सेक्शन 4 हमारा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं प्री में, याद रखना। अब सेक्शन 51 सेक्शन 51 हम पढ़ेंगे, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब तलाशी ली जाएगी किसकी, जो गिरफ्तारित व्यक्ति है उसकी। अब सेक्शन 51 सब सेक्शन 1, वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, जब कहीं भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, कौन करता है गिरफ्तार, पुलिसकर्मी, अंडर अ वारंट, और कैसे करता है, एक वारंट दिखाकर मजिस्ट्रेट का, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, और वह वारंट क्या बताता है कि अब इस वारंट के तहत आप बेल नहीं ले सकते, जमानत नहीं ले सकते मुझसे, अदालत से तो ले सकते हो जाके, पर मुझसे नहीं ले सकते। और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑफ बेल, या फिर उस वारंट के तहत गिरफ्तार करता है किसी व्यक्ति को जिसमें कि आप बेल ले सकते हो मुझसे ही। बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, बट जो अपराधी है वो बेल फर्निश नहीं कर पाता है, वो बेल फर्निश करने में अक्षम है। एंड अब सबसेक्शन 1 का लेटर पार्ट, वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाए, और बाय प्राइवेट पर्सन, या कोई प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर लेता है बिना वारंट दिखाए, तो ऑब्वियसली प्राइवेट व्यक्ति तो क्यों ही वारंट दिखाएगा, अंडर अ वारंट, और प्राइवेट व्यक्ति क्यों अरेस्ट करता है उसको, वारंट दिखाकर, क्यों, मजिस्ट्रेट ने उसको ऑथराइज कर रखा है वारंट देकर। एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, और वो उसको कानूनी तौर पर बेल नहीं दी जा सकती, किस द्वारा, उस पुलिसकर्मी द्वारा या फिर उस प्राइवेट पर्सन द्वारा। और इज अनेबल टू फर्निश बेल, या दी भी जा सकती है तो वह गिरफ्तारित व्यक्ति बेल को फर्निश नहीं करता, मतलब बेल के जो सिक्योरिटी और जो श्योरिटी है वो नहीं देता, तो क्या होगा। 51 के सब सेक्शन 1 का अब बिल्कुल लास्ट का लेटर पार्ट, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जो ऑफिसर जो पुलिसकर्मी जो अरेस्ट कर रहा है वो, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, और जब गिरफ्तारी होती है किस द्वारा, एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, तो प्राइवेट व्यक्ति किसको मेक ओवर कर देगा, उस व्यक्ति को, एक पुलिस ऑफिसर को तो मेक ओवर करेगा, या उसको डिटेन करके अपने घर में ले जाएगा, नहीं करेगा, वो पुलिस ऑफिसर को उसको सौंप देगा, उस व्यक्ति को प्राइवेट पर्सन सौंप देगा। तो कह रहा है पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, जिस पुलिस ऑफिसर को बस सौंप देगा उस गिरफ्तारी व्यक्ति को, मे सर्च पर्सन, तो कौन सर्च करेगा, पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को सर्च करेगा, ना कि प्राइवेट पर्सन कोई किसी व्यक्ति को सर्च नहीं कर सकता, चाहे तो उसने गिरफ्तार किया हो उस व्यक्ति को, ठीक है। एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और पुलिसकर्मी ही अगर उस पर्सन की खोजबीन करने से कुछ आर्टिकल्स उस पुलिसकर्मी को मिलते हैं तो वो क्या कर देगा, उनको सेफ कस्टडी में प्लेस कर देगा, एक सुरक्षित जगह पर उन आइटम्स को रख देगा जो गिरफ्तारी व्यक्ति के यहाँ से मिलते हैं, बॉडी से मिलते हैं, या फिर कहीं भी उसके पार्ट से मिलते हैं। अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपीरल, किसको सेफ कस्टडी में नहीं रखेगा पुलिसकर्मी, उसके पहनावे जो उसने गारमेंट्स पहने उनको नहीं रखेगा, कहीं देखा कि उसको तो बिल्कुल ही न्यूड कर दिया, बिल्कुल नहीं रखेगा, उसके अपैरल तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, और जो कहीं भी मटेरियल कोई ऑब्जेक्ट कोई आर्टिकल सीज किया जाता है, मतलब अपने जब्त कर लिया जाता है, किसके यहाँ से, अपराधी व्यक्ति के सर्च से। अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन द पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन, तो एक रिसिप्ट कि क्या क्या आर्टिकल पुलिसकर्मी ने सीज किए हैं, जब्त किए हैं, तो एक रिसिप्ट बनाई जाएगी उन आर्टिकल्स की और उस व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को दे दी जाएगी। ये हमारा 51 सब सेक्शन 1 हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सेक्शन 51 सब सेक्शन 2, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कोज अ फीमेल टू बी सर्च, जब कहीं भी यह जरूरी हो जाता है कि एक महिला की छानबीन होनी है, उसकी सर्च होनी है, तो द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, तो सर्च कौन करेगा, अनदर फीमेल करेगी, एक महिला करेगी, इसमें कहीं भी महिला पुलिसकर्मी नहीं लिखा हुआ, सर्च एक महिला की जिसकी सर्च होनी है तो एक महिला भी कर सकती है, लेकिन साफ तौर पर लिखा गया स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, बिल्कुल मर्यादा के तहत उस महिला की सर्च होगी, दूसरी महिला जो सर्च करेगी। यहाँ पे यही देखने का क्वेश्चन है, यही इसी से क्वेश्चन आ सकता है 51 सब सेक्शन 2 से, क्या एक महिला की सर्च महिला करेगी, पुलिसकर्मी करेगी, मेल पुलिसकर्मी करेगा या कोई करेगा, तो इसमें हमें क्या करना है, एक महिला ही करेगी, बिल्कुल भी फीमेल पुलिसकर्मी नहीं लिखोगे आप, मेल पुलिसकर्मी तो बिल्कुल नहीं लिखोगे, और कोई और अन्य भी बिल्कुल नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे, अगर गोला मारना है तो एनी फीमेल, कोई भी महिला कर सकती है, एक महिला जो अपराधित है उसकी सर्च, ठीक है। अब सेक्शन 52, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, अगर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स है, कोई अपराध में यूज हुए वाले हथियार है, तो उसको पावर है कि आप उसको जब्त कर लोगे। 52
द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, कोई भी ऑफिसर या कोई भी प्राइवेट पर्सन जो कि गिरफ्तारी कर रहा है अंडर दिस कोड इस सीआरपीसी के तहत, मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स, उस व्यक्ति से जिसकी गिरफ्तारी होनी है उससे क्या ले लेगा, अगर उसके पास कोई जानलेवा हथियार है तो उसको ले लेगा, जो अपराध में यूज हुआ है उससे ले लेगा, उसको अपने पास रख लेगा, वो पुलिसकर्मी है प्राइवेट पर्सन, विथ ही हैज अबाउट इस पर्सन, जो उसने छुपाया है अपने अंदर ही, कहीं टी शर्ट के पीछे छुपाया है, जुराबों में छुपाया हुआ है, यहाँ जो वो पिस्टल डालने की वो आती हैं, जैकेट्स आती हैं, उनमें छुपाया है, तो ले लेगा वो पुलिसकर्मी और वो प्राइवेट व्यक्ति। एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन सो टेकन इन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested, या जो भी ऑफेंसिव वेपन अब उस व्यक्ति से पुलिसकर्मी ने या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने लिए हैं, तो अब उनको या तो पुलिसकर्मी किसको देगा, उस पुलिसकर्मी को देगा जिसके सामने वो उसको पेश करेगा, या जैसे मान के चलिए एएसआई ने उसको पकड़ा है तो वो एसएचओ के सामने उसको पेश करेगा और एसएचओ उसको बोलेगा अब जाओ इसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाओ और ये मजिस्ट्रेट साहब को ये हथियार दे देना, और वो फिर वो ऑर्डर कर देंगे कि इन हथियारों को माल खाने में, जो पुलिस थाने में माल खाना होता है, जो अपराध होते हैं, अपराध से जुड़े हुए जो हथियार होते हैं उसी पुलिस थाने में जमा हो जाते हैं जहाँ पे वो अपराध हुआ है और कहीं भी नहीं होते, ठीक है। तो ये सेक्शन 52 हमारा हुआ। अब सेक्शन 53, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर एक पुलिसकर्मी के रिक्वेस्ट पर एक मेडिकल एग्जामिनर, एक डॉक्टर अक्यूज का एग्जामिनेशन करेगा, अक्यूज की मेडिकली उसकी परीक्षा लेगा, और क्यों लेगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे प्री में जरूर क्वेश्चन आएगा आपके राजस्थान में। 53 का सबसेक्शन 1, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, एक और उसके ऊपर चार्ज क्या लगा है कि उसने एक अपराध किया, और कौन सा अपराध किया है, ऑफ सच अ नेचर एंड एनालिस्ट टू हैव बीन कमिटेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, उसने कोई ऐसी श्रेणी का अपराध किया और हालात ऐसे हैं कि उसने उन हालातों में यह अपराध किया है, दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स की बहुत ही रीजनेबल आधार दिख रहे हैं, फॉर बिलीविंग डेट एन एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस, की अगर हम इस व्यक्ति की, इस अपराधी की मेडिकल परीक्षा करवा लेते हैं तो ये हमें बहुत सारे सबूत दे सकती है मेडिकल एग्जामिनेशन, एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और उस अपराध से जुड़े हुए हमें सबूत दे सकती है इसकी व्यक्ति की मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको गिरफ्तार किया गया है। इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यह बिल्कुल कानून में सही रहेगा, एक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर द्वारा, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, और वो डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा वो किसकी रिक्वेस्ट पे एक्ट करेगा, किसकी रिक्वेस्ट पे कार्य करेगा, मेडिकल परीक्षा लेगा उस गिरफ्तारित व्यक्ति की, सब इंस्पेक्टर की रिक्वेस्ट पे, सब इंस्पेक्टर तो होना चाहिए, उससे नीचे का व्यक्ति होगा तो डॉक्टर कहेगा गेट लॉस्ट, मैं इसको कहीं भी एग्जामिन नहीं करने वाला, तुम्हें कुछ सबूत पेश नहीं होंगे, और एसआई को लेके आओ, वही रिक्वेस्ट करेगा तभी मैं आगे की परीक्षा करूंगा। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, और कोई भी अगर अच्छे विश्वास में गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहा है, इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन, तो उसकी एड में, तो डॉक्टर उस व्यक्ति की एड में जो अच्छे विश्वास से एक्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन, उसके निर्देश पर, टू मेक सच एन एग्जामिनेशन, तो वो डॉक्टर साहब परीक्षा कर देंगे उस गिरफ्तारित व्यक्ति की, ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, उस गिरफ्तारित व्यक्ति की, एज इज रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट्स, और यह बिल्कुल निश्चित तौर पर पक्का करने के लिए कि तथ्य, कौन से तथ्य, विच में अफोर्ड सच एविडेंस, की कोई तथ्य हैं जो मेडिकल परीक्षा से लिए जा सकते हैं, वो हमें सबूत देंगे, एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पज, और अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा है गिरफ्तारी व्यक्ति तो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती डॉक्टर साहब भी कुछ घोड़े दौड़ा देंगे अपने, और पुलिस ऑफिसर जो एसआई साहब खड़े हैं वो भी अपने घोड़े दौड़ा देंगे, और उस पुलिसकर्मी उस गिरफ्तारित व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेगा, और सिर्फ एक ही कारण है बस, टू अफोर्ड एविडेंस, इसकी बॉडी से सबूत लिए जा सके कि इसने वो अपराध किया है। मतलब मान के चलिए उसने कोई रेप का अपराध किया है और उस महिला को उसने नोच के रख दिया था, तो अब उसके नाखूनों में उस महिला की स्किन मिलेगी, उसके कुछ ना कुछ सैंपल्स मिलेंगे, तो यह बिल्कुल जरूरी हो गया कि एविडेंस अफोर्ड करने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि करवाना ही पड़ेगा, और यह बिल्कुल अलाउड है, सीआरपीसी इसे अलाउड करता है सेक्शन 53 के सबसेक्शन 1 में। अब सेक्शन 53 के सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। Whenever the person of a female is to be examined, जब एक व्यक्ति जो अपराधी है और वो कौन है, वो एक महिला है, अंडर दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के 53 के तहत उस महिला का एग्जामिनेशन होना है। द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय, तो एग्जामिनेशन उसकी मेडिकल परीक्षा कौन करेगा, और अंडर द सुपरविजन ऑफ, या किसकी सुपरविजन में होगी, फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक फीमेल डॉक्टर के सुपरविजन में होगी उस महिला अपराधी की मेडिकल एग्जामिनेशन। अब एक्सप्लेनेशन देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। अब सीधा 53A पे आओ, सेक्शन 53 कैपिटल A, जो कि 2005 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, और उसकी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट थी 23 जून 2006। तो ये 53 कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, इस 53 कैपिटल ए को हम 164 कैपिटल ए के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब हम 53 कैपिटल ए पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल परीक्षा होगी किस व्यक्ति की, गिरफ्तारी व्यक्ति की, जो जिसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है कि उसने बलात्कार किया है। अब सेक्शन 53 कैपिटल ए का सब सेक्शन 1, When a person is arrested on a charge of committing an offense of rape, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर क्या चार्ज लगा है, क्या धारा लगी है कि इसने व्यक्ति ने बलात्कार किया है, और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, या इसने बलात्कार करने का प्रयास किया है। एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, और बहुत ही रीजनेबल आधार हैं फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिस पर्सन की, अगर इसकी मेडिकल परीक्षा होगी इस व्यक्ति की, इस अपराधी की, तो विल अफोर्ड एविडेंस कि इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करने से हमें बहुत सारे गवाह, बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे इसकी बॉडी से, एज टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस की इसने यह अपराध किया बलात्कार का। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यह बिल्कुल भी कानून की नज़रों में सही रहेगा किस द्वारा, रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा, एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और बाय लोकल अथॉरिटी, और वो रजिस्टर्ड डॉक्टर किस में एम्प्लॉयड है, किस में कार्य कर रहा है, एक ऐसे अस्पताल में जो कि सरकारी है या फिर लोकल अथॉरिटी उसको रन कर रही है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, और अगर ऐसा डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो सरकारी अस्पताल में नहीं है, लोकल अथॉरिटी में नहीं है, तो 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, और 16 किलोमीटर का रेडियस कैसे कैलकुलेट होगा, जहाँ पे अपराध हुआ है। जैसे बलात्कार का अपराध ए जगह पे हुआ है जो कि जीरो रेडियस है, तो उस ए जगह के 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही अब एग्जामिनेशन होगा उसका। तो कह रहा है बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसका मेडिकल परीक्षा कौन करेगा, अब एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, और वो 16 किलोमीटर के अंदर में ही वो एनी अदर डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और वो एनी अदर मेडिकल डॉक्टर किसकी रिक्वेस्ट पे, किसके प्रे करने पर, किसकी रिक्वेस्ट पर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा गिरफ्तारी व्यक्ति का, उस पुलिसकर्मी की रिक्वेस्ट पे। नोट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, पर रिक्वेस्ट कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर तो होना ही चाहिए, उसके नीचे वाला नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उससे ऊपर के रैंक का बंदा होना चाहिए, पुलिसकर्मी होना चाहिए। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, या कोई व्यक्ति है जो कि अच्छे विश्वास में एक्ट कर रहा है, किसी गिरफ्तारित व्यक्ति को पकड़ करके लाया है, जो कि वो बता रहा है कि ये बलात्कार किया इसने, और वो प्राइवेट पर्सन किसी को लेके आया है इन इज एड, तो उसकी मदद करने में मेडिकल डॉक्टर क्या करेगा, उस व्यक्ति की मदद करने में उस गिरफ्तारित व्यक्ति का एग्जामिनेशन कर देगा अंडर हिज डायरेक्शन, उसके निर्देश पे उस प्राइवेट व्यक्ति के, टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, की आप परीक्षा करिए, इसकी मेडिकल परीक्षा की किसकी, इस गिरफ्तारित व्यक्ति की जो कि अपराधी है बलात्कार करने का। एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, और इतने घोड़े दौड़ा सकते हैं अगर वह गिरफ्तारित व्यक्ति जिसने बलात्कार किया है वो अपने आप को रजिस्ट कर रहा है या फिर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन होने नहीं दे रहा, तो उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, उसको शांत कर दिया जाएगा, बेटा यहीं आराम से बैठ जाओ और अपनी परीक्षा करवा लो मेडिकल, नहीं तो तुम्हें दिक्कतबाजी हम क्रिएट कर देंगे अगर कुछ जोर जबरदस्ती दिखाओगे तो। ये हमारे सेक्शन 53 कैपिटल ए का सब सेक्शन 1 कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जरूर ये 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑफेंस, तो ये तो बिल्कुल आ सकता है, याद रखिएगा। 53 कैपिटल ए 2005 की अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था, पिछली बार एक बार मैंने पेपर दिया था, उस क्वेश्चन ये आया था कौन सी एक्ट से ऐड हुआ था, ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 53 कैपिटल, तो याद रखना 2005 से, और एनफोर्समेंट डेट क्या थी 23/6/2006, ये याद रखना बिल्कुल से। अब 53 कैपिटल ए सब सेक्शन 2, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्ट रिसर्च एग्जामिनेशन, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, जो डॉक्टर साहब जो मेडिकल परीक्षा लेंगे किसकी, उस अपराधी की, जो रेप का, जो बलात्कार का अपराधी है, शैल मैंडेटरी क्या करेंगे वो, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, एग्जामिन सच पर्सन, उसकी परीक्षा करेंगे, कौन सी परीक्षा, मेडिकल परीक्षा करेंगे उसकी, एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे वो डॉक्टर साहब ऑफिस एग्जामिनेशन की इसकी अपराधी की परीक्षा हुई है मेडिकल, गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली, और उस रिपोर्ट में यह जो नीचे दिए गए फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है इनको दर्ज करेंगे। सब एड 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज, अपराधी का नाम और अपराधी का पता, एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉड, और उस व्यक्ति का नाम भी और पता भी जिस व्यक्ति द्वारा वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो अपराधी लाया गया है। सब एड 2, द एज ऑफ द अक्यूज, की अपराधी की, जो बलात्कार का अपराधी उसकी उम्र क्या है। सब एड 3, मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज, कोई चोट लगने के निशान है क्या उस अपराधी के ऊपर, जो व्यक्ति लाया गया है, जिस व्यक्ति की मेडिकल परीक्षा होनी है, जो व्यक्ति रेप का, बलात्कार का अपराधी है। सब एड 4, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, उस डिस्क्रिप्शन की क्या, कौन सा डिस्क्रिप्शन लिया गया है, सीमन लिया गया है, सीमन लिया गया है, स्पर्म लिया गया है, या क्या लिया गया, स्पेक्ट्रम लिया गया है साइंटिफिक टेक्निक से, या फिर ब्लड स्टेन्स लिए गए हैं, सीमन लिया गया है, नेल क्लिपिंग ली गई है, क्या लिया गया है, उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी उसमें पर्टिकुलर्स में दर्ज करेंगे वो डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। अब सब एड 5, अदर मटेरियल्स पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल, ये रेजोल्यूटरी एंट्री खोल दी डॉक्टर साहब के लिए
जितनी आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, और आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं रिपोर्ट में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मान्य होगा, ठीक है। अब सेक्शन 53 कैपिटल ए का सब सेक्शन 3, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन द राइटर। अब जितने भी उसने टेस्ट लिए हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं, नेल क्लिपिंग की है, स्पर्म टेस्ट किया है या कुछ भी किया है, तो उसकी 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 रिपोर्ट लिखेंगे, उसके पर्टिकुलर्स को दर्ज करेंगे। और कैसे करेंगे? प्रिसाइसली द रीजंस, कारण लिखेंगे कि मैंने यह वाले सैंपल लिए थे और इससे मेरे को यह मिला है, तो वो प्रिसाइसली स्टेट करेंगे। कौन? डॉक्टर साहब करेंगे। अब सेक्शन 53 कैपिटल ए का सब सेक्शन 4, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी नोटेड इन द रिपोर्ट। अब जो डॉक्टर साहब रिपोर्ट बनाएंगे उसमें एग्जैक्ट समय कि किस समय आपने टेस्ट मेडिकल परीक्षा उस अपराधी जो कि रेप का अपराधी उसकी शुरू की थी और ख़त्म कब हुई थी, वह मेडिकल एग्जामिनेशन वह भी लिखेंगे उस रिपोर्ट में, डॉक्टर साहब लिखेंगे। अब सेक्शन 53 कैपिटल सब सेक्शन 5, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो डॉक्टर साहब हैं, अब ऐसा ही साहब तो उसकी मेडिकल परीक्षा करवा के ले गए। अब यूँ तो है नहीं डॉक्टर साहब 2 मिनट में छू मंतर छू करके रिपोर्ट बना देंगे, भाई टाइम तो लगेगा 1-2 दिन का। तो ऐसे ही मैं बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही रिपोर्ट बन जाती है तो किसको बुला लेंगे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देंगे, उस रिपोर्ट को उस तक पहुंचा देंगे, जो भी हमारे एसआई साहब थे। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट रेफर टू इन सेक्शन 173। और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को कहाँ पे पहुंचा देंगे? मजिस्ट्रेट जज साहब के पास पहुंचा देंगे। कौन से सेक्शन में? 173 में पहुंचा देंगे। एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और भाग की तरह, जो कि डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को भाग जो 173 में पहुंचाए जाते हैं उस भाग की तरह पहुंचा देंगे। रेफर टू इन क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ दैट सेक्शन, जो कि रेफर किया गया है कि इसमें 173 के सब सेक्शन 5 के क्लोज ए में उसकी तरह मजिस्ट्रेट साहब को वह सारी रिपोर्ट जो बलात्कार वाले अपराधी ने की है उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर साहब ने निकाली है, जो फाइंडिंग्स, वो पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, आईओ के पास जाएंगे, फिर आईओ 173 का कानून लगाते हुए मजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे। ये हमारा सेक्शन 53 कैपिटल ए कहता है, बहुत जरूरी सेक्शन है, याद रखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब सेक्शन 54 सेक्शन 54 ऑफ द सीआरपीसी, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब ये कौन सी परीक्षा है उस अरेस्टेड व्यक्ति की? ये वो वाली परीक्षा है जिसमें उसकी मार पिटाई होती है, उसको कूट दिया जाता है पुलिसकर्मी द्वारा, तो वो पहले अपनी परीक्षा करवा सकता है, मेडिकल परीक्षा करवा सकता है। तो ये सेक्शन 54 उसी के बारे में बता रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, परीक्षा मेडिकल परीक्षा ली जाएगी किसकी? गिरफ्तारित व्यक्ति की, बाय मेडिकल ऑफिसर। और कौन लेगा? एक डॉक्टर साहब जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। सेक्शन 54 सब सेक्शन 1, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। शैल है, उसकी परीक्षा लेंगे कौन? मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और वो मेडिकल ऑफिसर किसकी सर्विस करने होंगे, किसकी नौकरी निभा रहे होंगे? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। एंड इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, और किसी केस में, किसी मुकदमे में ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब भी अपने अस्पताल में अवेलेबल नहीं, तो क्या होगा? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि सरकार में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में काम भी नहीं कर रहा है, तो उसके अंतर्गत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस अपराधी का। ये सेक्शन 54 का कैपिटल 1, ये सेक्शन 54 का सब सेक्शन 1 कहता है, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि ऊपर तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया कि डॉक्टर साहब मेडिकल ऑफिसर चेक करेंगे, नीचे उसका किसी का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कुछ नहीं लिखा कि वो किसके अंदर काम करेगा। अरे मेरे भाई, अगर वो ऊपर लिखा हुआ कि वो सरकार का सरकारी डॉक्टर है, तो नीचे कि वो कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। 54 सब सेक्शन 1 ये कहता है। 54 सब सेक्शन 2, अब 54 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइड दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल, बताया गया है जहाँ गिरफ्तारित व्यक्ति एक महिला है। द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल मेडिकल ऑफिसर। तो उस गिरफ्तारित महिला की जब एग्जामिनेशन होगी उसकी बॉडी की, उसके शरीर की, तो या तो वो फीमेल डॉक्टर के द्वारा होगी या फीमेल डॉक्टर की सुपरविजन होगी। लेकिन कोई मर्द डॉक्टर भी, कोई मेल डॉक्टर भी उसकी कर सकता है, लेकिन सुपरविजन किसकी रहेगी? एक महिला डॉक्टर की रहेगी। ये कहना चाह रहा है हमारा 54 के 1 का प्रोवाइजो। एंड इन केस द फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, पर किसी मुकदमे में ऐसा होता है कि फीमेल डॉक्टर साहिबा भी हमारी नहीं है अस्पताल में, तो बाय अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिर कोई भी फीमेल रजिस्टर्ड जो फीमेल डॉक्टर है, जो कि सरकारी भी नहीं है, प्राइवेट है, वो भी कर सकती है। ये 54 के 1 का प्रोवाइजो बोलता है, जो कि बहुत ईजी है लेकिन कईयों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। और ये समझ लो आप, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, समझ में आ जाएगा। अब 54 का 2, द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर साहब होंगे तो सरकारी, और जो प्राइवेट डॉक्टर साहब होंगे उनके ऊपर है ये सब सेक्शन 2। सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन, जो परीक्षा ले रहे, मेडिकल परीक्षा ले रहे किसकी? उस गिरफ्तारित व्यक्ति की।
शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन, तो एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि भाई क्या क्या उनकी फाइंडिंग है, क्या क्या उन्होंने उस व्यक्ति के शरीर पर देखा, तो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे उस मेडिकल परीक्षा का। मेंशनिंग देयर इन एनी इंजरीज और मार्क्स, अगर उस गिरफ्तारी व्यक्ति पर कोई हिंसा के मार्क्स हैं, उसको कोई थप्पड़ चट्टू मारा हुआ है पुलिस वालों ने या किसी व्यक्ति ने, तो अगर उसको कुछ दिखाई दे रहा है, डंडे डंडे मारे हुए हैं, तो उसकी रिकॉर्ड बना लेगा कौन, वह सरकारी डॉक्टर और वह प्राइवेट डॉक्टर भी, और रिकॉर्ड में लिख देंगे रिपोर्ट में, ठीक है। इंजरीज और मार्क्स ऑफ वॉयलेंस अपॉन द पर्सन अरेस्टेड, की कोई इंजरीज और कोई चोट के मार्क्स है क्या, वॉयलेंस की हिंसा हुई है इस व्यक्ति पर जो कि गिरफ्तारित है। एंड द अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, और वह समय कि आपको क्या लगता है सरकारी डॉक्टर साहब और प्राइवेट डॉक्टर साहब कि किस समय ये इंजरी और वॉयलेंस के मार्क्स इस गिरफ्तारी व्यक्ति की बॉडी पर आए होंगे, तो वह टाइम भी लिखेगा, लगभग टाइम लिख देगा, अप्रोक्सीमेट टाइम लिख देगा। अब कोई डॉक्टर साहब तो खुदा तो है नहीं कि भाई 8:05 पे इसको एक चाटा मारा था, तो लिखिए 8:05 पे एक चाटा मारा था, ऐसा नहीं है, लिख देंगे करीब 8 बजे से लेके 8:15 के बीच में, ये मेरे को लगता है इतने घंटे पहले के ये निशान है, और ये डंडा मारा गया था, इसकी कमर पर, इसके पीछे बैक पर बहुत सारे डंडों के निशान मिले हैं, तो वह लिख देंगे करीब करीब मेरे को लगता है कि ये डंडे इस व्यक्ति को 5 घंटे पहले मारे गए थे, तो ये लिख देंगे। अब जैसे मजिस्ट्रेट साहब के पास ये रिपोर्ट जाएगी चौमन वाली, तो वो कहेगा कि पुलिस वाला कहेगा कि 10 घंटे तक ये हमारी हिरासत में था, और लिखा उसमें मेडिकल रिपोर्ट पड़ेगा, मजिस्ट्रेट साहब देखेगा 5 घंटे पहले डंडे के निशान। अब पुलिस वालों की खाट खड़ी कर देगा, अब उनकी दिक्कतबाजी कर देगा कि तुमने इसको मार कैसे दिया, तुम क्या खुदा हो, तुमने क्यों मार दिया। तो ये ही 54 का सबसेक्शन 2 बोल रहा है, जब तक मजिस्ट्रेट खुद रिमांड नहीं देता कि इसको पीटो, कि इससे सच उगलवाओ और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, जब तक पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि कोई आपकी बॉडी को छू नहीं सकता, जब तक कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तरीके से, कानून के तरीके से आपके ऊपर ऑर्डर ना हुआ हो कि अब इसकी रिमांड लीजिए। किसी पुलिस वाले का बीट कांस्टेबल, बीट कमिश्नर ऑफ पुलिस, बीट एनीवन, आईपीएस ऑफिसर, वो भी आपको छू नहीं सकता जब तक कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून के द्वारा जो प्रक्रिया रिमांड को लेकर स्थापित की गई है उसको वो फॉलो नहीं करता। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, कोई आपको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के छू नहीं सकता। छुएगा तो बताना, ईमेल करना। चलो आगे पढ़ते हैं अब सेक्शन 54 सब सेक्शन 3, वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, जहाँ पे मेडिकल परीक्षा की है एक सबसेक्शन 1 के अंदर, इसी 54 के 1 के अंदर, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो एक नकल दी जाएगी उस रिपोर्ट की, उस मेडिकल परीक्षा की नकल दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, या तो सरकारी डॉक्टर साहब द्वारा या फिर प्राइवेट डॉक्टर साहब द्वारा, एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, टू द अरेस्टेड पर्सन, किसको दी जाएगी उसकी नकल मेडिकल एग्जामिनेशन की, गिरफ्तारित व्यक्ति को भी दी जाएगी, और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन, या कोई व्यक्ति उस गिरफ्तारित व्यक्ति ने नॉमिनेट कर रखा अपने रिश्तेदार, अपनी मम्मी पापा, अपना भाई बहन, तो उसको वो रिपोर्ट दे दी जाएगी उस गिरफ्तारित व्यक्ति के नॉमिनी को। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 54 हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये तभी मैंने इतनी जोर से पढ़ाया है, इतनी मतलब ताकत लगा के पढ़ाया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब सेक्शन 54 कैपिटल ए, जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, और ये कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, 2005 की अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, सीआरपीसी की 2005 की, जो कब एनफोर्समेंट में आई थी, 23/6/2005 को, 23/6/2006 को एनफोर्समेंट में आई थी ये सेक्शन 54 कैपिटल ए। ठीक है, अब ये बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, अब पहचान करवानी है, किस व्यक्ति की पहचान करवानी है, जो कि गिरफ्तारित व्यक्ति है उसकी पहचान करवानी है, उसने कोई कांड करा था और गवाहों ने उसको देख लिया था, अब वो गवाह उसको पहचानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति था या कोई और व्यक्ति था, तो इसको सीधा सीधा आप कनेक्ट कर सकते हैं टीआईपी से, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन 54 कैपिटल ए को डायरेक्टली सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी की बात करता है। अब हम बॉडी पढ़ेंगे 54 कैपिटल ए की, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड, जहाँ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और उसके ऊपर क्या धारी लगाई गई है कि तूने कोई अपराध किया है, तुम अपराधी हो, एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी, और उसकी पहचान करवाना एक व्यक्ति द्वारा या बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा जरूरी हो गई है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, और बस किस चीज़ के लिए कि जांच पड़ताल हो सके जो उसने अपराध किया है उस अपराध की ही। द कोर्ट, तो अदालत क्या करेगी, अदालत करेगी हैविंग जुरिडिक्शन, अदालत वही वाली जिसकी जुरिडिक्शन होगी, जिसका क्षेत्रफल होगा, जिसके एरिया में वो अपराध हुआ होगा, वही कोर्ट, वही अदालत क्या करेगी, मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर, रिक्वेस्ट करेगा कौन, ऑफिसर, पुलिसकर्मी, प्रार्थना करेगा क्या, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एसएचओ उस पुलिस थाने का रिक्वेस्ट करेगा, एसएचओ इंस्पेक्टर 3 स्टार वाला रिक्वेस्ट करेगा किसको, मजिस्ट्रेट साहब को,
Direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit, कि निर्देश दे दिया जाए, एसएचओ साहब जज साहब से एक एप्लीकेशन लगाएगा और बोलेगा जज साहब निर्देश दे दिया जाए कि जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो सके, और आप गिरफ्तारित व्यक्ति को बोल दीजिए कि तुम अपनी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए रेडी हो जाओ, और जज साहब ऐसा सुनने पर ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड, निर्देश दे दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो कि गिरफ्तारित है, टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ, की अपने आप को पेश करो, अपने आप को सब्जेक्ट बनाओ, किसका, टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन, की तुम्हारी पहचान कर सके कोई व्यक्ति और पर्सन या बहुत सारे व्यक्ति, इन सच मैनर, और उस तरीके से एज द कोर्ट में डीम फिट, जैसा भी अदालत को उचित लगता है। तो ये हमारा सेक्शन 54 कैपिटल ए का पैरा 1 हो गया। अब प्रोवाइजो पढ़ेंगे हम इसका, ठीक है। प्रोवाइड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, बोल रहा है जो अपराधी की पहचान करेगा वो व्यक्ति, जो पर्सन और पर्सन है जो अपराधी की पहचान करने वाले हैं, उसकी टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने वाले हैं, वो या तो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर डिसेबल्ड हैं, मतलब उनमें कोई कमी है, डिसेबल्ड है वो शारीरिक रूप से या दिमागी रूप से वो अपाइज हैं। हु शैल टेक सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ऐसे में अगर वो व्यक्ति जो पहचान करने वाला है वो अपाइज है शारीरिक रूप से या दिमागी तौर पर, तो ऐसे में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किसके सुपरविजन में होगी, जज साहब के सुपरविजन में होगी। हु शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाइज द पर्सन अरेस्टेड यूजिंग मेथड्स दैट पर्सन इज कंफर्टेबल विद। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या इंतजाम करेंगे, क्या जुगाड़ करेंगे कि यह व्यक्ति जो कि अपाइज है, ये जो जिस व्यक्ति की पहचान होनी है उसको इस तरीके से उसकी पहचान हो जिस तरीके से यह व्यक्ति जो अपाइज व्यक्ति है कंफर्टेबल हो, इसको कंफर्टेबल लगे कि ये इस मेथड से इसकी पहचान कर सकता है, तो वह एंश्योरमेंट वह पूरा मजिस्ट्रेट द्वारा सेटअप किया जाएगा। तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। सेक्शन 54 कैपिटल ए के पहले प्रोवाइजो में दूसरा प्रोवाइजो, प्रोवाइड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, बताया गया है कि वह व्यक्ति जो कि एक अपराधी की टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने वाला है, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से और दिमागी तौर पर अपाइज है। द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ, तो वो टीआईपी जब वो व्यक्ति अपाइज व्यक्ति उस व्यक्ति को अपराधी को पहचानेगा तो उसकी हैंडीकैम लेकर उसकी फिल्म बना ली जाएगी, वीडियोग्राफी हो जाएगी उसकी। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 54 कैपिटल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब हम करेंगे सेक्शन 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या प्रक्रिया है जब एक पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को भेज देता है कि तुम गिरफ्तारी करके लाओ, और वो भी विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट को दिखाए हुए। तो ये सेक्शन 55 बोलता है। 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूँ, फिर आगे की पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक है, गला सूख गया है। अब सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, वैन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जब एसएचओ साहब और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, या कोई भी एसएचओ साहब से अन्य पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, किसमें, चैप्टर 12 में सीआरपीसी के अंडर चैप्टर 12, रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और एसएचओ साहब या और कोई पुलिसकर्मी जो चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है एक अपराध में, वह क्या रिक्वायरमेंट पेश करता है कि कोई और पुलिसकर्मी जो उससे जूनियर है कि वो अरेस्ट करके लेके आए किसी व्यक्ति की विदाउट अ वारंट, बिना कोई वारंट दिखाए हुए, तो अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस, कि उसकी प्रेजेंस उस एसएचओ की या उस पुलिसकर्मी की प्रेजेंस नहीं होगी, वहाँ उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन आपको सबऑर्डिनेट साहब जो जूनियर है उस एसएचओ साहब की या फिर उस पुलिसकर्मी की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वह सबऑर्डिनेट होगा, वह पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी करने जा रहा है, पर एसएचओ की उपस्थिति वहाँ नहीं होगी। एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, और उस व्यक्ति की होगी जो कि विदाउट अ वारंट अरेस्ट भी हो सकता है, वो सबऑर्डिनेट उसी की गिरफ्तारी करके लाएगा। ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक अरेस्ट एंड ऑर्डर, तो वो एसएचओ साहब या जो दूसरा ऑफिसर है वो सबऑर्डिनेट को एक ऑर्डर दे देंगे लिखित में, इन राइटिंग, लिखित में, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और बताया जाएगा एसएचओ साहब द्वारा कि कौन से व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना है, सबऑर्डिनेट जी, एंड द ऑफेंस, और उसने कौन सा अपराध किया है उस अरेस्टेड व्यक्ति ने, और अदर कोज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, या कोई और अन्य कारण है तो वो भी आप लिखित ऑर्डर में लिख दीजिए कि किस कारण के लिए आपको गिरफ्तारी करवानी है, इज टू बी मेड, एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जिसको ये रिक्वायर्ड मांगी गई क्यों अरेस्ट करके लेगा, वो क्या करेगा, शैल मैंडेटरी है, बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले, गिरफ्तारी करने से पहले, नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, खबर दे देगा, नोटिफिकेशन भिजवा देगा, आमने सामने क्या नोटिफिकेशन भिजवाएगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है,
द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, कि जो मेरे एसएचओ साहब ने जो ऑर्डर लिखा है राइटिंग में, उसकी सब्सटेंस, उसमें क्या मटेरियल लिखा है वो उस गिरफ्तारित व्यक्ति को पढ़ के बताया जाएगा। एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन, और उस गिरफ्तारित व्यक्ति ने अगर मांग लिया उससे, उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर से, क्या शैल शो हिम द ऑर्डर, तो उसको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई दिखाओ कि आपके एसएचओ साहब ने मेरे लिए क्या लिखित में ऑर्डर भेजा है, तो आप मेरे को गिरफ्तार करने आए हो, तो सबऑर्डिनेट साहब आप मेरे को ऑर्डर दिखा दीजिए। तो ये 55 का सबसेक्शन 1 हो गया, तो उसको दिखाना पड़ेगा। अब 55 का सबसेक्शन 2, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पर्सन विद पर्सन अंडर सेक्शन 41। कुछ भी सबसेक्शन 1 में यह मत सोच लेना कि वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर उस व्यक्ति को अपने तरीके से गिरफ्तार करने में असक्षम रहेगा, कह रहा कर सकता है, जो सेक्शन 41 में वो सक्षम है। उसमें लिखा हुआ था ना, एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई एसएचओ नहीं मांग रखा, कोई उसमें एसआई नहीं मांग रखा, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं मांग रखा। तो ये हमारा हुआ 55 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे 55 का कैपिटल ए, सेक्शन 55 कैपिटल ए, जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। और कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? 2008 अमेंडमेंट एक्ट सीआरपीसी की, जो कि एनफोर्समेंट से कब से आई थी? ये आई थी 31/12/2009, 31 दिसंबर 2009 को एनफोर्समेंट में आई थी, विद इफेक्ट फ्रॉम कौन सी? 2008 की अमेंडमेंट। और हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 55 कैपिटल ए, जो कि बताता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब सेहत का और उसकी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा? किसकी? जो गिरफ्तारी व्यक्ति है उसकी सेहत की और सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा? यही 55 कैपिटल ए बता रहा है। तो बता रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन मेकिंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड। यह ड्यूटी रहेगी, ये दायित्व रहेगा उस व्यक्ति का जो कि एक अक्यूज व्यक्ति को, एक अपराधी को गिरफ्तार कर रहा है, क्या? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज, की वो ध्यानपूर्वक सुरक्षा करे किसकी? सेहत की, और उस व्यक्ति की सुरक्षा करे जो कि उसकी कस्टडी में, जो कि उसकी हिरासत में है। तो ये होता है 55 कैपिटल ए। उसकी जो व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति हुआ है, जो गिरफ्तार किया गया है जिस व्यक्ति को, ये नहीं है कि आपने उसको लॉकअप में बंद कर लिया और आप चले गए किसी और अन्य अपराधी को पकड़ने के लिए, और आया कोई आया उस पुलिस स्टेशन में, कोई दूसरा धुलंधर पुलिस वाला, और उसको जो लॉकअप में पड़ा हुआ है उस पर हाथ साफ कर गया। तो नहीं, आपने अगर अरेस्ट किया तो आपकी ड्यूटी है कि उस अरेस्टेड व्यक्ति की, उस गिरफ्तारित व्यक्ति की आप सेवा करोगे, हेल्थ और सुरक्षा देखोगे। अगर वो दूसरा पुलिसकर्मी जो उसको कूट दिए हैं, अब उसके ऊपर एक्शन होगा, और साथ में साथ आप पे भी एक्शन होगा जिसने गिरफ्तार किया था और अपनी ड्यूटी नहीं निभाई थी। तो ये हमारा 55 कैपिटल ए बोलता है सेक्शन। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 56, सेक्शन 56, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए उसको जज साहब के सामने लेके जाया जाएगा, या फिर एसएचओ या फिर पुलिस थाने के एसएचओ के सामने लेके जाया जाएगा। ये 56 बोलता है। अब पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट, जो भी पुलिसकर्मी एक गिरफ्तारी कर रहा है विदाउट अ वारंट, और कैसे गिरफ्तारी की है? बिना कोई वारंट दिखाए। शैल मैंडेटरी है, क्या करेगा? शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना कोई देरी करते हुए, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल, और जो बेल के प्रोविजंस है उनको तो ध्यान में रखेगा वो पुलिसकर्मी। अगर विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है कि भाई अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल पे छोड़ देगा, नहीं है तो वो सारी सब्जेक्ट टू बेल रहेंगी। कह रहा है टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर मैजिस्ट्रेट, खुद लेके चला जाएगा, किसी को और पुलिस ऑफिसर को सबऑर्डिनेट को बोल देगा कि इस व्यक्ति को, इस गिरफ्तारी व्यक्ति को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। हैविंग जुरिडिक्शन, और किसके सामने लेके जाया जाएगा उस व्यक्ति को? हैविंग जुरिडिक्शन इन द केस, मतलब उसी मैजिस्ट्रेट के सामने जो इलाका मैजिस्ट्रेट है, जिसके इलाका में, जिसके क्षेत्रफल में अपराध हुआ है। और बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या किसी पुलिस थाने के एसएचओ के सामने उसको लेके जाया जाए, किसको? गिरफ्तारित व्यक्ति को। ये हमें सेक्शन 56 देखने को मिलता है। 56 अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 57 को आप जब भी मैं 57 बोलूँ सीधा कनेक्ट कर लिया करो सेक्शन 167 से। अब 57 का सीधा कनेक्शन है 167 से, जहाँ पे कस्टडी एक्सटेंड होती है। पुलिस कस्टडी मिलती है 15 दिनों की, और फिर फर्दर कस्टडी मिलती है 60 दिन की, 90 दिनों की, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। 10 साल का है तो 60 दिन की मिलेगी, 10 साल से ऊपर का है, मतलब डेथ का, इम्प्रिजन फॉर लाइफ का, या 10 साल से कोई भी ऊपर ऑफेंस है तो उसमें मिलेगी 90 दिन की कस्टडी, और 15 दिन की पुलिस कस्टडी माइनस हो जाएगी। तो अगर वो आगे बताऊंगा। 167 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 167। अब 57 पे ध्यान दीजिए। 57, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको आप डिटेन, बंधक नहीं बना के रखेंगे, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते पुलिस लॉकअप में। कितने से ज़्यादा? 24 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रख सकते। ये 57 बोलता है, बताता है नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट for longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। ये इसलिए मैंने पूरा पढ़ा कि ये जरूरी था पूरा पढ़ना। अब इसकी ब्रेकिंग करेंगे।
नो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिसकर्मी नहीं, शैल मैंडेटरी है, नहीं करेगा, डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन, अपनी कस्टडी में अपनी हिरासत में एक व्यक्ति को नहीं रखेगा। किस व्यक्ति को? अरेस्टेड विदाउट वारंट, जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है किसके? बिना किसी वारंट के, मतलब उसको बिना कोई वारंट मजिस्ट्रेट का दिखाए हुए अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया है। फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन, कितने समय से ज़्यादा कितने समय से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा उसको हिरासत में। अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, किसी चाहे कोई भी हालात हो उस मुकदमे का, ऑफ द केस, उस मुकदमे का चाहे कोई भी हालात हो, मतलब वो चाहे मतलब कितना भी फेमस मुकदमा हो या फिर लाइमलाइट का मुकदमा हो, चाहे कैसा भी मुकदमा हो, हालात हो उस मुकदमे का, इज रीजनेबल, जितना जरूरी है उतने टाइम के लिए आप हिरासत में रखोगे। अगर 2 घंटे के लिए जरूरी है तो 2 घंटे के लिए रखोगे, आधे घंटे के लिए जरूरी है तो आधे घंटे के लिए रखोगे, पूरा काम होते के साथ मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाओगे। ये बता रहा है इज रीजनेबल टाइम तक रख सकते हो। ये कोई नहीं कह रहा कि भाई 23 घंटे 30 मिनट होने के बाद आप पुलिस थाने के जीप उठाओगे और अपराधी को पीछे रखोगे और फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लेके जाओगे। नहीं, इट इज नॉट द लॉ, इट इज सेइंग इज रीजनेबल। अगर 2 घंटे उसकी रिक्वायरमेंट है हिरासत में रखने की तो आप 2 घंटे ही रखोगे, अगर 22 घंटे तो 22 घंटे रखोगे, अगर 23 घंटे 40 मिनट भी हैं तो उतना ही रखोगे, ठीक है। अगर 24 घंटे तो 24 घंटा भी रखोगे, क्योंकि जो जर्नी का टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको 24 आवर्स में नहीं माना जाएगा। तो यही कह रहा है हमारा सेक्शन 57 एंड इज रीजनेबल, जो कि जरूरी है। एंड सच पीरियड शैल नोट, और यह पीरियड, यह समय शैल नोट नहीं होना चाहिए। क्या? इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट अंडर 167, अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने 167 में कोई फर्दर कस्टडी के स्पेशल ऑर्डर नहीं दिए हैं तो उस केस में हो सकता है एक्सटेंड, वरना तो नहीं हो सकता। एक्सीड 24 आवर्स, बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करेगा यह पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा। एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, अब एक्सक्लूड हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्या? जितना आप अरेस्ट हुआ है वहाँ से अगर थाने तक लेके आए हो, थाने से लेके मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेके आए हो, अगर 1 घंटा लग रहा है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो 24 घंटे में नहीं माना जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, और कहाँ से एक्सक्लूड होगा? टाइम ऑफ जर्नी से। कौन सा जर्नी का टाइम एक्सक्लूड होगा? जहाँ से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वहाँ से। टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और कहाँ तक? उस जज साहब के अदालत तक, ठीक है, जहाँ से उसकी अरेस्ट हुई है और जहाँ से मजिस्ट्रेट का, जैसे अरेस्ट हुई है यहाँ से और मजिस्ट्रेट का कोर्ट यहाँ से, और इनके बीच का फासला है 100 किलोमीटर, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है ये 100 किलोमीटर है, और आने में लगते हैं, ये कोई फॉरेस्ट है, जंगल है तमिलनाडु का, और आने में लगते हैं पूरे 6 घंटे आने में लगते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो 6 घंटे नहीं कैलकुलेट होंगे इस 24 घंटे के पीरियड में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेक्शन 57। हम सेक्शन 58 पढ़ेंगे। आज हम सेक्शन 60A तक ही करेंगे, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे सेक्शंस करवा दिए इस पार्ट 3 में भी। अभी हमारे पास बहुत दिन आराम से हो जाएगी हमारी CRPC। अगर कोई देख रहा है तो कृपया करके देखे कि कितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब सेक्शन 58, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, कि पुलिस अब रिपोर्ट भेजेगी एप्रीहेंशंस की, कि उसने किस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, क्या क्या उसने छापेमारी की है, किसको एप्रीहेंशंस रिपोर्ट करेगी पुलिस। अब ये 58 में बता रखा है। ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कितने भी SHO हैं किसके, पुलिस थानों के, शैल रिपोर्ट टू द DM, किसको रिपोर्ट भेजेंगे? जिला अधिकारी को, DM साहब को। और इफ ही सो डायरेक्ट्स, अगर जिला अधिकारी निर्देश दे देते हैं तो किसको भेजेंगे? टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM साहब को भी भेजेंगे। अगर तो SHO को कौन निर्देश देता है? DM साहब निर्देश देते हैं कि SHO साहब जाके SDM को भी ये रिपोर्ट भेजिए, मेरे पास तो आप ले आए, उनको भी भेजिए। द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड, किस बारे में रिपोर्ट भेजेंगे? उन मुकदमों के बारे में जिन भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है विदाउट वारंट। और क्यों गिरफ्तार किया गया है? बिना कोई वारंट दिखाए हुए। विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन, और कैसे उन्होंने गिरफ्तार किया गया है? उस हद में, जो उनका दायरा है, पुलिस थाने का दायरा, उस हद में कितने व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है बिना कोई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, विदाउट वारंट से, तो आप उसका रिपोर्ट बना के DM साहब को भेजेंगे। DM साहब निर्देश देते हैं तो आप SDM साहब को भेजेंगे। वेदर सच पर्सन्स हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा होगा कि क्या जो गिरफ्तारित व्यक्ति था क्या आपने उसको जमानत दे दी है, या फिर और अदरवाइज, या कोई और उस पर कार्रवाई करी तो वो भी लिखेंगे। उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तो वह भी लिखेंगे, या उसको कुछ भी XYZ जो भी रीजन है उसका रिमांड लिया है वो भी लिखेंगे। तो आप पूरी की पूरी एप्रीहेंशन की रिपोर्ट किसको भेजेंगे? DM और SDM को, क्योंकि ये हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, तो इन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इनको भी तो पता होना चाहिए। सिर्फ ना तो ये खेल बना रह जाएगा सिर्फ पुलिस वालों के बीच में और जज साहब मजिस्ट्रेट के बीच में। DM जो कि जिले का अधिकारी रहता है, जिसके अंडर सारे मजिस्ट्रेट आते हैं, जिसके अंडर सारे
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं, सारे अधिकारी आते हैं, उसको तो पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, किसने क्या अपराध किया, कौन कैसे पकड़ा गया है। सो इसीलिए सेक्शन 58 का निर्माण हुआ था कि डीएम और एसडीएम की नॉलेज में भी आ जाए कि किन किन अपराधियों को आपने विदाउट वारंट अरेस्ट किया और उनके साथ आपने क्या किया है, बेल दी है या क्या अदरवाइज किया है। तो ठीक है, ये 58 समझ में आ गया। सो हम 59 पे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, अब छोड़ दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो पकड़ा गया था। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया, किसने, पुलिस कर्मी ने गिरफ्तार किया, शैल बी डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, तब डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऑन हिज ओन बॉन्ड, उसके मुचलके पर उससे मुचलका, उससे बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा, उससे मुचलका भरवाया जाएगा, और ऑन बेल या उसको जमानत पे छोड़ा जाएगा, और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, या कोई मैजिस्ट्रेट साहब ही ऑर्डर कर देते हैं, मतलब सीधे सीधे ये है कोई उसका घर वाला बेल लगा दे जाके तो ही उसको छोड़ा जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 60 पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, की शक्ति क्या है, अगर अपराधी जो गिरफ्तार किया गया था वो भाग गया है, वो एस्केप हो गया है, और उसको ढूंढो, उसके पीछे पीछे परस्यू करो, उसके पीछे पीछे भागो और उसको रीटेक करो, उसको रीटेक हिरासत में करो। तो ये 60 बताता है। 60 का 1, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप, जो व्यक्ति है और वो लॉफुल हिरासत में है, कानूनन हिरासत में है, और वो भाग जाता है, एस्केप कर जाता है, छुप कर भाग जाता है, और इज रेस्क्यूड, या उसको कोई व्यक्ति आके गैंग उसकी गैंग मेंबर आके रेस्क्यू करवा ले जाते हैं, उसको भगा ले जाते हैं। द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड, अब व्यक्ति जिसकी कस्टडी, वो व्यक्ति जिसकी कस्टडी से भागा है, तो मेन आप इसमें एग्जांपल लगा के चल लीजिए, जो जिला कारागार का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होता है, जेल का डीएसपी होता है, जो कि जेल का कार्य निभाता है, उसकी कस्टडी से, जेल से कोई अपराधी भाग गया है, तो मान के चलिए आप पुलिस लॉकअप से, थाने के अंदर से कोई अपराधी भाग गया, तो उनकी क्या ड्यूटी होगी अब, ही एस्केप्ड और वॉज रेस्क्यूड, या तो वो खुद भागा या उसको कोई भगवा के ले गया, बहुत सारी गैंग के मेंबर मे इमीडिएटली, तो क्या करेगा, तुरंत परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया, तो तुरंत उसका पीछा करेगा, परस्यू करेगा उस व्यक्ति को, कौन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जेल का सुपरिटेंडेंट, या वह व्यक्ति जिसकी वह हिरासत में है, गिरफ्तारित व्यक्ति और वो भागा या भगा ले गया है, उसको परस्यू करेगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इन एनी प्लेस इन इंडिया, और उसको परस्यू कहाँ तक किया जाएगा, भारत की कोई सी जगह में उसको परस्यू किया जा सकता है। ये कह रहा है 60 का 1, वो भागा है गुड़गांव की जेल से, भौंसी जेल से, वो भाग के चला गया तमिलनाडु, तो क्या जेल सुपरिटेंडेंट, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होता है, क्या वो तमिलनाडु में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सेक्शन 60 ने उसको पावर दी हुई है कि परसू कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। अब सेक्शन 60 का सब सेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 सेल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1, जो 47 के प्रोविजन थे वो अप्लाई हो जाएंगे 60 के 1 में। ऑल्दो द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर अ वारंट, वह व्यक्ति जो जेल का सुपरिटेंडेंट है या वो व्यक्ति जिसकी हिरासत से वह व्यक्ति भागा है, गिरफ्तारित व्यक्ति, वो किसी वारंट के अंडर एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी 47 के प्रोविजन लग जाएंगे, 47 के प्रोविजन लग जाएंगे उसमें, ठीक है। एंड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या फिर वह पुलिस ऑफिसर भी नहीं है, तो मान के चलिए किसी जेल के सुपरिटेंडेंट जिला कारागार के सुपरिटेंडेंट ने किसी आम व्यक्ति को ड्यूटी दे दी कि जाओ तुम पकड़ के लाओ उस अपराधी को तमिलनाडु से, क्या वो प्राइवेट व्यक्ति भी पकड़ के ला सकता है? बिल्कुल पकड़ के ला सकता है। ये कह रहा है लेटर पार्ट सेक्शन 60 के सब सेक्शन 2 का, एंड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, और वह पुलिस कर्मी भी नहीं है जिसके पास अथॉरिटी है गिरफ्तार करने की। ये हमारा 60 का सब सेक्शन 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। अब सेक्शन 60 का कैपिटल ए, जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, और कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? 2008 की, और कब एनफोर्समेंट में आई थी? 2008 की अमेंडमेंट एक्ट 31/12/2009 में। अब ये क्या कह रहा है? अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो स्ट्रिक्टली, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से किसके अकॉर्डिंग होंगी, किसके तहत होंगी? इस सीआरपीसी के तहत ही होंगी। ये डिक्लेरेशन दे रहा है कि सीआरपीसी के तहत ही गिरफ्तारियां होंगी, नहीं तो पुलिस वालों तुम्हारी खैर नहीं है, तुम पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगर सीआरपीसी के तहत तुमने गिरफ्तारी एक गिरफ्तारित व्यक्ति की, एक अपराधी की नहीं की तो। अब नो अरेस्ट शैल बी मेड, कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, कर सकते हो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड के सीआरपीसी के प्रोविजन धाराओं को मद्देनजर रखते हुए आप गिरफ्तारी कर सकते हो। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडेड फॉर अरेस्ट, या कोई और अन्य कानून बता रहा है, क्या कानून बता रहा है, वो किस संदर्भ में वो अन्य कानून बता रहा है? गिरफ्तारी के संदर्भ में, तो ही आप अरेस्ट कर सकते हो। इसमें ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कौन गिरफ्तारी कर सकता है, वो हमने पहले पढ़ी लिया था कि कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तारी कर सकता है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकता है, एक मैजिस्ट्रेट साहब गिरफ्तारी कर सकते हैं अपनी लोकल जुरिडिक्शन में। अगर वे बाहर हैं कहीं, उनको अपराधी कहीं बाहर दिख जाता है, वो मैजिस्ट्रेट साहब है गुड़गांव के पर वो घूमने गए थे तमिलनाडु, उनको वह अपराधी तमिलनाडु में दिख जाता है, तो वहाँ वो एज ए मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार नहीं करेंगे, वहाँ वो सेक्शन 44 सीआरपीसी नहीं लगाएंगे, वहाँ वो क्या लगाएंगे? एज अ प्राइवेट पर्सन उसको गिरफ्तार करेंगे। तमिलनाडु में जो अक्यूज था उसको सेक्शन 43 के तहत
गिरफ्तार करेंगे उस व्यक्ति को। तो ये हमारा 60 कैपिटल ए होगा कि सारी गिरफ्तारियां सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत होंगी या उन कानूनों के प्रोविजन के तहत होंगी जो कि गिरफ्तारी के प्रोविजंस बताते हैं। अब हमारा 60 कैपिटल ए पूरा हुआ, जो कि आप देख ही रहे हो मैं कितनी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड बता रहा हूँ। तो कृपया करके अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, और नहीं आई हो तो वो भी बताना कमेंट करके। और डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं कल एक सीआरपीसी का लेक्चर लेके आऊँगा। और मैं कृपया करके एक बात और सुन लीजिए, मैं सीआरपीसी में वही प्रोविज़न पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये शुरू वाले जो सेक्शंस होते हैं इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, और जो बीच वाले जो चंक है जो बिल्कुल आता नहीं है, जो कि रेटुंडेंट पार्ट है, जो कि ऑब्सोलीट पार्ट है, मैं उसको छुड़वा दूंगा कल से। और मैं जो मेन जो प्रोविजंस है ना जो आते हैं, मैं सीरियल वाइज नहीं चलूंगा, चैप्टर तो मैं सीरियल वाइज लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाऊंगा। ये तो देखो ये तो पॉलिसी अपनानी पड़ेगी क्योंकि सीआरपीसी पूरा करना है। और मैं जिस स्पीड से चलता हूँ, मैं भाई पूरी चीज़ें एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन एक एक वर्ड हर प्रोविजन का पढ़ता हूँ, तो आपको भी पता होगा कि भाई जोर तो लगता ही है। तो इसलिए कल से मैं जो मेन पार्ट्स हैं, जो कि मेन प्रोविजन है, जिससे क्वेश्चन मैंने खुद देखा है, मैंने क्वेश्चन खुद करा है सोल्व, मैंने PYQs देखे हैं, मैंने प्री दिए हैं, तो उसमें से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हम कल से करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, बाय बाय।